नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही देश की सियासत ने झटके में नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आगे किया जा रहा है। जिस विपक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि मोदी एंड टीम का सामना कैसे किया जाए, उसकी भुजाएं फिर फड़कने लगी हैं। और इस बीच सवाल कई हैं। क्या 2024 की लड़ाई बीजेपी वर्सेस ऑल होने जा रही है? क्या बीजेपी अपने साथियों को साधने में इस कदर नाकाम है कि जो दल कभी एनडीए की सबसे अहम कड़ी थे, वो साथ छोड़ते जा रहे हैं? एक वक्त अटल जी के नेतृत्व में 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग विचारधारा के दल एनडीए में थे, लेकिन आज का सच ये है कि ना तो शिवसेना, ना अकाली, ना जेडीयू एनडीए के साथ है। तो क्या बीजेपी को किसी और की अब जरूरत नहीं, और क्या साथी दलों को समझ आ गया है कि बीजेपी के साथ होने का अर्थ है कि धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व को खो देना? तो इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे, बड़ी बहस होगी, और इस पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस तरफ आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से राजीव जेटली जी हमारे साथ आ गए हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अवनिजेश अवस्थी जी भी मौजूद हैं, आप आरएसएस के जानकार भी हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। इस तरफ आप देख रहे हैं आरजेडी से हमारे साथ प्रोफेसर रमल किशोर जी मौजूद हैं। टीएमसी से बादल देवनाथ जी हमारे साथ आ गए हैं। उस तरफ आगे आप देख रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी से शुभ्रांश राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत में आज प्रोफेसर नवल किशोर जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। पिछले हफ्ते आप कार्यक्रम में मौजूद थे और लगभग इसी तरफ बैठे थे, और यहाँ इस तरफ जेडीयू से माधव आनंद जी हमारे साथ बैठे थे। एक एक करके आपने उनको जिस तरह से तमाम निशाने साधे, जिस तरह के शब्द तीर छोड़े उनके ऊपर, लेकिन आज तो मामला ही बदल गया। एक हफ्ते में तस्वीर बदल गई। अब सवाल ये है कि अगले साल तक भी या 2024 तक भी तस्वीर यही रहेगी? आपको भरोसा है नीतीश जी आपके साथ ही रहेंगे 2024 तक और उसके बाद भी? जी बिल्कुल रहेगी। और यह जो घटना हुई है जो बिहार में, वो साधारण सरकार परिवर्तन नहीं है। यह पूरे देश लड़खड़ा रही है, ये बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपका सुनने का नजरिया है। लड़खड़ाने वाले ही आगे जाकर जवाब देते हैं, और आपने देखा कि बिहार में कैसे जवाब दिया गया। हाँ। सही बात यह है कि पूरे देश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसने एक ऐसा अवसर तय किया जहां पर हमें तो विपक्षी दल के रूप में लग ही रहा था, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोगों को भी लग रहा था कि ये 2 बात बोलते हैं। सेंटर में कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, राज्य में कहते हैं कि होना चाहिए। ये कहते हैं कि सेंटर में कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, तीसरे दल के नेता हैं, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो राज्य के लोग हैं वो बराबर उनको अपमान करते रहते हो, और सम्मान और अपमान का जो दंश है वो पिछले 2 साल से वो झेल रहे थे। और यही कारण है कि उन्होंने वहाँ से छोड़ने का निर्णय किया, और जब छोड़ने का निर्णय किया तब महागठबंधन ने उनका अभिनंदन किया बिहार के जनता के हित में। क्योंकि बिहार की जनता पिछले 2 साल से यह भुगत रही थी कि जो लोग 19 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, वह 19 महीने के बाद भी 19 रोजगार नहीं दे पाए। उसके बदले में सामाजिक सौहार्द खराब कर रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, और एक एक करके सरकारी संस्थाओं को बर्बाद कर रहे थे, संविधान को बर्बाद कर रहे थे, लोकतंत्र को खतरा के रूप में पिछले 8 साल से जबरदस्त तरीके से खड़े हैं। नौकरी के नाम पे शून्यता उनकी उपलब्धि। बहुत बढ़िया स्पीच आपने दी और तमाम मुद्दे आपने बिहार के गिना दिए। मैं भी कुछ आंकड़े लेकर आई थी, आगे बताऊंगी वो, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे। अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं, अभी शपथ ग्रहण के फौरन बाद ही बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि देखिए फिर जंगल राज लौट आया है, वहां पर जो हत्याएं हुई हैं उनको उठाया गया, शराब तो बंद है राज्य में, लेकिन अवैध शराब से लोगों की मौत हो रही है, और लगातार ये लिस्ट जो है लंबी होती जा रही है। ये आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। जो तेजस्वी यादव कल तक नीतीश कुमार पर चुन चुन कर हमले करते थे कि उनके होते हुए भी शराबबंदी वहां पर फेल है, सरकार फेल है, कुछ काम नहीं कर पा रही, आज गलबैयां हैं। कैसे जनता भरोसा करे अब? देखिए कि रथ के ये 2 पहिए एक दूसरे के प्रति इतने ईमानदार है कि गड्ढा आएगा तो पलटेंगे नहीं। देखिए, सवाल सरकार से थी, किसी व्यक्ति से नहीं था। और हम आज भी सवाल जब करेंगे तो सरकार से करेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार से करते हैं। उस समय हम राज्य सरकार से कर रहे थे। उस समय तो सच्चाई ये थी ना कि जो बीजेपी कोटे के मंत्री थे, उनके भाई ट्रक में भरी शराब अपने स्कूल में रखे थे। ये किससे छिपा हुआ है? आप बात कर रहे हैं जंगल राज की। जंगल राज की रट तो आज से नहीं, 2005 के पहले से वो लोग कर रहे हैं। और ये रटते रटते वहाँ के नेता इतने बुजुर्ग हो गए, इतने निकम्मे हो गए कि उनको वहाँ से हटाकर चुनाव 2020 में जीतने के बाद भी वहाँ से हटाकर उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। जो कि अपने जीवन में एक ही काम किए हैं, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, एक व्यक्ति को नीचे दिखाने का काम किए हैं, जो कि आज तक वो बिहार के जनता के दिलों से नहीं निकाल पाए। लेकिन राजीव जी,
अब देखिए, ये सवाल पूछना कि पहले यहाँ थे वहां थे, अब ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन जो बात मैंने नवल किशोर जी से पूछी थी वही आपसे भी पूछूंगी। आपको भरोसा है कि उनके साथ ही रहेंगे? पलटकर आपके पास आएंगे तो आप लोग गले लगा लेंगे या फिर आज के स्टैंड पर कायम रहेंगे? देखिए, नीतीश जी के साथ हमने बड़ी ईमानदारी के साथ गठबंधन निभाया और आपको मालूम है कि कम सीटें होने के बावजूद पूरा सम्मान उनको दिया, मुख्यमंत्री वो बन करके रहे। अब वो अगर जाना चाहते थे तेजस्वी यादव जी के साथ, लालू प्रसाद यादव जी के साथ, जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाए जाते थे, अगर उनके साथ जाना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस है, हम उसमें कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहते, क्योंकि वो नीतीश जी को निर्धारित करना और कितनी देर तक रहेंगे मुझे लगता है तो आपको शायद लालू प्रसाद यादव जी या उनके परिवार से पूछना पड़ेगा, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बात का। हमारे साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बिहार के अंदर है कि जनता का जुड़ाव हमारे साथ है, और जनता का जुड़ाव जिसके साथ होता है वही राजनीतिक पार्टी जो है आगे चलती है। और जनता ये महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं हमें ठगा गया। हमने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट किया, हमने उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ाया, नीतीश जी को बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता जो एक पार्टी नेता नहीं दे पाया पूरे बिहार में। ओपनिंग रिमार्क्स। हाँ, भारी बहुमत के साथ हमें चुना गया और हमने भी नीतीश जी के साथ पूरा एक जिसे कहते हैं ईमानदारी से गठबंधन निभाया। मुझे लगता है कि ये वक्त शायद, क्योंकि जिस पड़ाव पे आज नीतीश जी खड़े हैं उस पड़ाव पे उन्हें कम से कम अपने ऊपर ये इल्जाम लगा करके नहीं जाना चाहिए था कि मैं फिर से भ्रष्टाचार के साथ नहीं, लेकिन 2024 आते आते फिर गले लगा लेंगे या आज की स्थिति का जो है काबिज रहेगी? देखिए, हमारे फिर अगर लौट के आएंगे तो भूले बिस्री मान के भूल जाएंगे, या फिर आज जितनी कटुता महसूस हो रही है वो महसूस उस समय ये बहुत सारे उतार चढ़ाव 2014 के बाद हमने देखे हैं, वो गले लगे हैं, गले हटाए हैं, लेकिन एक बात अच्छी जरूर रही है कि सब राजनीतिक पार्टियों ने मौका परस्ती करी, मौके ढूंढे, लेकिन हमने अपना जुड़ाव जनता के साथ रखा, अपना जुड़ाव जनता के साथ रखा। हम जनता के गले लगते हैं, हमें आपस में गले लगने की जरूरत नहीं है, और जब हम जनता के साथ गले लगते हैं तो ये राजनीतिक दल भी हमारे साथ आते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बताता हूँ मैं, कहीं पर बीजेपी से एक भूल हुई। सबसे बड़ी पार्टी, मतलब जब गठबंधन आपका था उसमें बड़ी पार्टी आप थे, जेडीयू की सीटें कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की नाराजगी आप नहीं समझ पाए, और या फिर अगर समझे तो उसे हैंडल करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? चूक तो हुई ना। नीतीश जी को एक ही बात से तकलीफ थी, और तकलीफ इस बात से थी कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे खड़ी हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब बिहार की जनता खड़ी हो जाती है, पर वो तो खुद आपके साथ खड़े थे। मैं वही खुद आपके साथ खड़े, वो हमारे साथ खड़े, हमारे साथ तो हर वो व्यक्ति खड़ा होगा जिसे ये महसूस होगा कि अगर राजनीति में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं, चाहे वो किसी पार्टी के विधायक हों या किसी पार्टी के सांसद हों, जब वो ये महसूस, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, जब वो महसूस कर लेता है कि ये देश की जनता क्या चाहती है, जो चाहती है उसके साथ वो रहना चाहता है, ये किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य की मजबूरी हो सकती है, वो तो देती है मैंडेट, किसी पार्टी की, लेकिन उसी मैंडेट के बाद दल कैसे बदल जाते हैं और कहां किसकी सरकारें बन जाती है, बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको इस बात का जवाब दिया था कि जो पार्टी में आज भी बैठे, हो सकता है सांसद विधायक होंगे, मजबूरी होगी, टेक्निकल तौर पे, कानूनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपने दलों में बैठकर भी वो एहसास करते होंगे कि अगर राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही की जा सकती है और बेहतर राजनीति की जा सकती है। ठीक है, अब मैं आप क्या पाऊंगी। ठीक है, बादल देव जी ये बताइए मुझे, अब बादल देवनाथ जी मुझे ये बताइए, तस्वीर जो दिखाई दे रही है, आज हमने कार्यक्रम का बल्कि यहाँ पर नाम भी दिया है, महायुद्ध 2024 बीजेपी वर्सेस ऑल। अब बीजेपी वर्सेस ऑल में अचानक बिहार के घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार के एक बार फिर से उभरने से परिस्थितियां बदल गई हैं। ममता बनर्जी को मंजूर होगा अगर वो चेहरा होंगे तो? पहले बता दे तो बांग्ला निकल जाएगा तो पकड़ लीजिएगा। देखिए, ये जो भाजपा लोग हैं सामने बैठे हुए हैं, लीडर लोग सब, आज आपने सोच लिया एंकर के साथ खड़े होकर आप भी बिल्कुल जो है डिबेट में हिस्सा लेंगे? मैं तो हर चैनल में मैं बोलता हूँ। चलिए ठीक है, जी बोलिए, कोई बात नहीं। बोलिए, क्या किया ये लोग ने? कौन इन लोग के साथ रहेगा? देश को तो बर्बाद ये लोग सब मिलकर कर दिया 2014 से 2022 तक। आप एक बार सोच लीजिए, 2014 से 2022 तक 5 लाख किसान पूरा देश में आत्महत्या किया। किसान आंदोलन में 700 किसान, स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ, सब बंद है। बेटी बचा बेटी पढ़ाओ बंद है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला पाया। क्या किया इन लोगों ने? पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जाता, 200-300 के ऊपर बिल पास कर लिया जबरदस्ती। क्या किया देश के लोगों ने? एक बात एक बोलने दीजिए, देश के लोगों के लिए ऐसा, देश के लोगों के लिए जो कुछ ऐसा मुद्दा है, ऐसा कोई इशू है जो इन लोगों ने देश के लोगों ने काम किया। उजाला, ठीक है, अब 2024 की बात करिए, 2024 की बात करिए। मुझे बताइए कि ममता दीदी जो तैयारी कर रही थी, ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। ममता दीदी जो तैयारी कर रही थी 2019 में भी कि भाई एक बड़ा विपक्ष, एकजुट विपक्ष लड़े, अब वो 2024 में अगर नीतीश कुमार चेहरा होंगे तो मंजूर होगा? मैडम आने दीजिए ना,
तो बताइए ना सर, टाइम कम है, मैं जल्दी इस बात पे जवाब 2 मिनट तो टाइम दीजिएगा, सबको दिया बोलिए। तो 2 मिनट के अंदर ही मैं बोलूंगा। मैडम, जो देश के लिए, जो प्रधानमंत्री, देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री, देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उजाला गैस आज कोई लेता नहीं है। उसके बाद भी आज देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री, देश का 5 ट्रिलियन का सरकार, आज तक 5 ट्रिलियन तो नहीं हुआ, देश को तो बर्बाद कर दिया। इन लोगों के साथ कौन रहेगा? बात नीतीश जी का। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, मैं बार बार यही कहता हूं, आरजेडी के साथ रहिए। छोटा भाई है तेजस्वी यादव, वो आंदोलन के लिए बिहार के लिए लड़ रहा है, बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है, श्रमिकों के लिए लड़ रहा है। उनके साथ आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल रहिए, उनको आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वो युवा है, लीडर है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको मौका देना चाहिए। तीसरा बात है, पूरा देश के लोग, जो आपका सवाल है, एक लाइन में मैं आंसर दे रहा हूं, पूरा देश के लोग यही चाहते हैं 2024 मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का लड़ाई हो। चलिए, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, बड़ी लाइन उन्होंने यहाँ कह दी। अब ये बताइए मुझे नवल जी, मैं वही कह रही हूँ नवल जी, अब मैंने तो आप लोगों को साथ में बिठाया था ये सोच के, मैंने तो आप दोनों को साथ में बिठाया था ये सोच के कि 2024 के लिए कम से कम विपक्ष की ताकत एकजुट दिखेगी। उन्होंने तो यहाँ पर ऐलान कर दिया, नीतीश जी मंजूर नहीं है। देखिए 2024 में जो दिखेगी उसका तस्वीर धीरे से साफ होगा। नीतीश जी ने जो बात कही है वही सबसे मजबूत बात है। उन्होंने कही कि जो 2014 में आए थे उनके लिए 2024 आसान नहीं होगा, और ये सही बात है। ये उनकी अपनी उपलब्धि या फेलियर के आधार पे होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो पूरे देश में एक माहौल उन्होंने बनाया है कि जो उनके खिलाफ हैं, उनके अपने नेता, राज्यसभा के मेंबर सुशील मोदी जी बोल रहे हैं कि शिवसेना ने हमको धोखा दिया, उसको तोड़ दिया। ये चुनौती जो दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जो उनके साथ नहीं रहेगा, चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से भी। आप सवाल नहीं समझे, सवाल आप सवाल नहीं समझे, जवाब नहीं सवाल ये था, नहीं सवाल नहीं समझे आप बताइए। सर, जवाब समझना मेरा काम नहीं है, जनता समझ रही है। सवाल आप ये नहीं समझे कि विपक्ष जो है वो क्लियर है या नहीं कि उनका चेहरा कौन होगा। बीजेपी से तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष बिल्कुल, विपक्ष में मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारा चेहरा है और वही होंगी, उनकी अगुवाई में विपक्ष लड़ेगा। किसी के, हर पार्टी अपने नेता को आगे बढ़ाना चाहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन में है, आप नीतीश जी के नाम का समर्थन करेंगे? आप गठबंधन में हैं, आप नीतीश जी के नाम का, सर एक सेकंड, आप नीतीश जी के नाम का समर्थन करेंगे? नीतीश जी जहां भी जाना चाहें, जिस तरह की राजनीति है, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं है। भाटी जी को दीजिए माइक, छोटा करके मैं बोल रहा हूं। भाटी जी, अखिलेश जी को मंजूर होंगी नीतीश जी की अगुवाई? देखिए, आपने ये डिबेट रखी है महायुद्ध 2024, और जो पैनल है आपका, उसे आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, राइट विंग और लेफ्ट विंग। और ये 2024 की तस्वीर साफ दिखाता है कि उधर जो लोग बैठे हैं वो एनडीए के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, इधर जो लोग बैठे हैं इनके विरोधी हैं। तो इधर कौन बैठे हैं? आरजेडी है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है। उधर आपको इनका सहयोगी किसी पार्टी नहीं मिली जिससे आप प्रवक्ता बुला सकें। आपको राजनीतिक समीक्षकों से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई पत्रकार हैं, ठीक है, उनका आदर है, लेकिन राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता आज माननीय मोदी जी के समर्थन में बोलने के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है चैनलों को। ठीक है, ये हालत है। ठीक है, अब आप 2019 याद कीजिए। राजीव जी, आ रहा आपका नंबर आ रहा, उतावले मत हो। आएंगे, ठीक है, आप कंप्लीट 2019 में मोदी जी के साथ कितने सहयोगी थे? उनमें से कौन कौन छोड़ गए? उनके जो सबसे पुराने सहयोगी थी शिवसेना, वो उनके विरोध में आज। उनका जो दूसरे सबसे पुराने सहयोगी थे अकाली दल पंजाब में, वो उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं है। और छोटी छोटी पार्टियां, आप चारों तरफ नजर दौड़ाइए। और मैं एक बात और कह दूं आपसे, आपने जो सवाल पूछा था शुरू में कि कौन व्यक्ति, और अभी भी कह रही हैं आप कौन, अखिलेश जी को मंजूर होगा? अखिलेश जी को सब कुछ मंजूर होगा। अखिलेश जी विपक्ष के साथ वो तो कह रहे हैं कि यूपी से होगा प्रधानमंत्री पद का अगला चेहरा। मैं आपको देखिए स्पष्ट कर देता हूं, अखिलेश जी 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी का संकल्प है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देनी है, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। ठीक है, आखिरी बात बोल दूं, जो आपने सवाल पूछा। सर मेरा सवाल ये है, नहीं, आपका सवाल जो व्यक्ति को लेकर था, आपने बड़ी अच्छी एनालॉजी दी। आपने कहा कि उस तरफ जो है मोदी जी के पक्ष में बोलने वाले लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो है पूरा लेफ्ट खड़ा है या उनके विरोध में लोग खड़े हैं। लेकिन वहां से ये बात तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा ये है, लेकिन यहाँ से चेहरा अखिलेश यादव होंगे, ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार होंगे। लेकिन आपने बीच में सवाल पूछ लिया। देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है। आपने जो अभी कहा, किसी ने उधर से कहा कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा, ये इस लोकतंत्र का, इस देश का दुर्भाग्य होगा। और व्यक्तियों के चेहरे पर चुनाव होंगे तो चुनाव घोषणा पत्र पे होना चाहिए, विचारधारा पे होना चाहिए, कार्यक्रमों पे होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी से कोई आम कार्यकर्ता के चेहरे पर चुनाव होगा? मीडिया हवा भरने की समाजवादी पार्टी से सर किसी आम आदमी के आम नेता, आम कार्यकर्ता के चेहरे पर चुनाव होगा?
अखिलेश जी को ना खड़ा करके अपने आगे चुनावी एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं, अच्छी बात है घोषणा पत्र सर, पे चुनाव तो लड़ते हैं। चेहरा भी रख दीजिए ना। अखिलेश जी ने घोषणा की थी। अरे सर, आम कार्यकर्ता कि को हम खड़ा कर 300 दीजिए ना। यूनिट बिजली फ्री देंगे, मैं ये बच्चों कह को रही हूँ, लैपटॉप देंगे, बेटियों को ठीक है, कन्या वो सब विद्याधन बातें देंगे, सबको पता है बेरोजगारों सर। को अखिलेश जी से रोजगार भत्ता अलग, देंगे, अखिलेश जी से किसान अलग की क्या बिजली कभी कोई फ्री और चेहरा करेंगे। होगा हम जो मुद्दों पे समाजवादी चुनाव पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा उत्तर प्रदेश में? ये पॉसिबिलिटी है या नहीं सर? हाँ या ना? कुर्सी हाँ या ना पर एक बताइए। व्यक्ति बैठेगा, आंसर मिल जाएगा। कुर्सी पर एक एक व्यक्ति बैठेगा, गठबंधन की सरकार मैं भी बनेगी तो तो भी यही एक पूछ रही हूँ सर। बैठेगा, मैं भी तो यही लेकिन पूछ रही हूँ। महत्वपूर्ण वो व्यक्ति नहीं होता, महत्वपूर्ण विचारधारा होती है, बिल्कुल सर। कार्यक्रम होते हैं। मैं कहना बिल्कुल चाहता सर, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ जी, जी। आपसे। लेकिन वहीं पर जब आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जाता है, फिर वो गठबंधन टूट जाता है, वहां विचारधारा कहाँ जाती ये है तो समझ सबके नहीं साथ आता। है। तो फिर ये विचारधारा तो की इस बात देश कहाँ की रह आज गई? जो राजनीति का दौर है वो गठबंधनों का दौर है। ठीक है सर। मिलेगा मैडम। ये सर एक सेकंड, सब लोग एक एक बार बोल रहे हैं, मैं आऊंगी सर आपके पास, थोड़ा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा वेट करिए, 2024 में समय है अभी। जी मीनाक्षी जी, अभी राजकुमार भाटी जी ने कहा कि भाजपा के साथ कोई एनडीए के वो छोड़ गए, ये छोड़ गए, वो छोड़ गए, कई दलों के नाम लिए। मजे की बात ये कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में उन सभी ने भाजपा के साथ वोट दिया। मजे की बात ये भूल गई है कि वो एनडीए ही है। एक बात, लेकिन भाटी जी ये क्यों याद नहीं रख पाए कि 2000 पहले इलेक्शन में ये दो लड़कों का साथ था, फिर बीएसपी का साथ आया, फिर जयंत चौधरी जी का साथ आया, और कोई साथ नहीं है इनके, कोई साथ नहीं है। वो तो राज्यसभा की एक टिकट दे दी जयंत जी को, नहीं तो वो भी अलग होने वाले थे चुनाव के बाद। सीधी सी बात है बड़ी। और अभी और बता रहा हूँ, अभी सुन, तो बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता। अभी तो वो जो खदेड़ा होबे वाले नहीं बोलने थे, दीजिए। वो भी बाहर हैं। वो कह रहे हैं एसी से बाहर तो निकलो अखिलेश जी, वही कह रहे हैं, आपके ही साथ ही कह रहे हैं। और कहें तो एक आध का और नाम बता सकता हूं। महत्वपूर्ण बात यह मीनाक्षी जी कि 2024 में ये सब लोगों के साथ दिक्कत ये है कि अभी जैसे बादल देवनाथ जी ने कहा कि ममता जी होंगी, ये कह रहे हैं नीतीश जी होंगे। अरे भैया अपने समय पे बोलना ना। बार बोला, अरे ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, एकजुट करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तय नहीं हो रहा ये बात अरे अभी तो सब एकजुट करने का कोशिश करो। दीदी यही बोला। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा होगा कि अगर एक के नाम पर होगा ना तो सीधे सीधे होगा, नहीं तो अपने अपने राज्यों को देख करके ना विरोधी दल वाले उनको वोट देंगे। मोदी के सामने अगर एक चेहरा आ जाएगा तो फिर बहुत भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया होगा। एक बात। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इन्होंने कहा कि हमने व्यक्ति का विरोध नहीं किया। नवल किशोर जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया भी है और चैनल भी है, सब दिखा रहे हैं नीतीश जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से क्या क्या कहा है, वो शायद सार्वजनिक रूप से कहा भी नहीं जा सकता। नीतीश जी अकेले में सुनते तो होंगे, खैर उसको ऐसी बात नहीं है, अकेले में सुन करके कहते सुनते तो होंगे। और यही अपना नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रपति 7 अगस्त को, बीच में नहीं बोलता, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। यही 7 या 8 अगस्त को नीतीश कुमार अलग होते हैं और 6 अगस्त तक वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को वोट देते हैं। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है। और शिवराज राय, मैं चाहूंगी आप इस पे जवाब दें। देखिए, ये तस्वीर तो कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने है ना कि जब आप बीजेपी से टक्कर लेने की बात करते हैं तो एक राष्ट्रीय ताकत के रूप में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन 2 बड़े चुनाव जो अभी हाल में हुए, राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, उन्होंने अपना चेहरा एक खड़ा किया, आदिवासी उम्मीदवार को लेकर आए, लेकिन विपक्ष एक उम्मीदवार नहीं ढूंढ कर ला पाया। और यह दिखाता है कि विपक्ष की दूरदर्शिता में कितनी कमी थी और कैसे आपकी रणनीति वहां फेल हुई। क्योंकि आप राष्ट्रपति पद के लिए भी अगर किसी को लेकर आए तो बीजेपी से निकले हुए यशवंत सिन्हा को लेकर आए, जबकि उनके बेटे जयंत सिन्हा अभी भी बीजेपी में है। तो जब इस तरह से विपक्षी आपस में छिटका हुआ है, बिखरा हुआ है, कैसे 2024 की लड़ाई में आप सोच रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी और उनकी लीडरशिप में बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में होंगे? मीनाक्षी जी, मैं अभी ज्योतिष नहीं बना हूँ, बन जाऊंगा तो ज्योतिष में ठीक ठाक कर लूंगा काम। कर दीजिए। अभी तो वर्तमान की बात करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी ने बड़ा सुंदर कहा, जनमत संग्रह, जनमत की बात बिहार में। मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपाइयों को शर्म नहीं आती है मैंडेट और जनमत की बात करते हुए। मध्य प्रदेश की जनता ने जनमत कांग्रेस को दिया था। ये चोर उचक्के डकैत पिछले रास्ते से पैसे के बल पे, ईडी और सीबीआई के बल पे इन्होंने तंत्र खरीदा। मैं थोड़ा आपत्ति करूंगा चोर उचक्के डकैत पे। चोरी करके डकैती करके सड़कों पर कौन बैठा बताइए? आप बैठे कि हम बैठे? ठीक है, नहीं, आप ऐसे तो बात नहीं होगी। मुझे पूरा मैंने सुना है तो जवाब। हालात बुरे हो सकते हैं, इतना लेवल मत गिराइए, इतना लेवल मत गिराइए। कंप्लीट करिए। ठीक है,
तो वहाँ इन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले वो चोरी डकैती करी, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा जनमानस को हम भूल जाते हैं पुरानी बातें, तो अभी इन्होंने पिछले दरवाजे से फिर ईडी सीबीआई का डर माहौल दिखा के महाराष्ट्र में डकैती करी। कभी गुजरात, कभी गोवा, कभी गुवाहाटी घूमते हुए इन्होंने डकैती करी। ये बात मैंडेट की करते हैं, मतलब इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। शायद नहीं आती है, कड़वी सच्चाई है कि भाजपाइयों को शर्म नहीं आती, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप करें, 5 तारीख को देश ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया कांग्रेस के साथ मिलकर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, और 6 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भूत चुड़ैल की बात करने लगे, काला जादू टोना टोटका उनको याद आने लगा। अभी 24 बहुत दूर है मैडम, अभी इंतजार करिए। अभी 28 तारीख को फिर से पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये धर्म और हिंदू मुसलमान जितना चलना था वो टेप अब चल चुका है। ठीक है। आज रोज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 75 साल की बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा 75 साल की भुखमरी है। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता देता हूं, आप शायद जनता को नहीं बताएंगी। 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा के नीचे भेजा है। तो जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं ना, वो 2024 का हिसाब भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वयं कर लेंगे। और सबसे लास्ट एक बात और कर देते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपको प्रचंड बहुमत मिला था देश का निर्माण करने के लिए, देश बेचने के लिए नहीं मिला था। रही बात है, इन सबको, पूरे भाजपाइयों को दुख दर्द है, पूरा सोशल मीडिया देखिए ना, तकलीफ में लोग पड़े हैं कि सरकार कैसे बदल गई। अरे भैया, कर्मा जो होता है ना, जो करोगे वही तो पाओगे। आपने चोरी डकैती महाराष्ट्र में करी, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब देखिएगा अभी आगे आगे होता है क्या। ठीक है, मैं शिवम के पास आऊंगी, लेकिन राजीव जी क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया, फटाफट इसका क्विक रिस्पांस दीजिए। देखिए, एक बात तो उनकी है ना कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर जो भी काले कपड़े पहनकर दिया, क्या बीजेपी के भीतर भी एक इसे लेकर असहजता पैदा हुई कि कहीं कल को ये परिस्थिति हमारे लिए खराब ना हो जाए, तो फौरन जो टॉप लीडरशिप है उसने उसे राम मंदिर से जोड़ दिया, या फिर जो भी काला जादू और तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं, क्या जरूरत है ऐसे स्टेटमेंट्स की? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये करते हैं इस इशू की क्या जरूरत है? 2 बातें हैं। पहली बात तो हम चारों को बाहर निकाल दीजिए, और आप विश्वास कीजिए आपस में एक दूसरे के ऊपर ईंट पर रोड़े पत्थर ना मार दें, तब बोलताइएगा मुझे। आप हम चारों को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अभी आपने इनसे यही पूछा, यही पूछा कि आपका लीडर कौन होगा। एक व्यक्ति ने बोला कि हमारा एक लीडर होगा, सबने अपने अपने लीडर का नाम लिया। आपके पास विकल्प ममता होंगी, मोदी जी को हटाने का ताकत है आपके पास। जो आपके प्रधानमंत्री हैं उसमें चेहरा क्या खोजिएगा? वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, आपको चेहरा खोजने की जरूरत क्या है? आप बोलिएगा, आपको ये तो हमारी उपलब्धि है कि हमारे पास 100 लीडर है, आपके पास एक ही लीडर है खाली। आपके पास एक ही है, तो 100 नेता है। आपको भूल गए, हमें 2004 में आपके नेता से हारोगे, बिना नेता हम लोगों ने चारों को बिना चेहरे के सरकार बनाया हम लोगों ने। चारों को बाहर निकालिए, फिर देखिए इनकी लड़ाई आपस में। एनीवे, मैं अभी बताना चाहता हूं, कभी आपने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा है कि चोरी के फेवर में किसी सड़क पर बैठ करके वो प्रदर्शन करे? इनके मुख्यमंत्री ने करा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के फेवर में दिल्ली की सड़कों को जाम करा। अरे वहां की जनता सोच रही थी दिल्ली गए हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी से मिलकर कोई पैकेज लेके आएंगे। उन्हें थोड़ी पता था बेरोजगारी पे जवाब है। कर्नाटक का मंत्री 40% कमीशन लेते हुए पकड़ा गया, बोलिए हाँ है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पे घूस लेते पकड़ा गया। याद है बंगारू दत्तात्रेय का नाम भूल गए? बंगारू दत्तात्रेय का नाम मालूम है? जिस पार्टी का चोरी करने वाले पार्टी का राष्ट्रीय दत्तात्रेय का नाम मालूम है? बंगारू दत्तात्रेय का नाम मालूम है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पे कैमरे के सामने पकड़े गए थे। जवाब है सर, हो गया कंप्लीट। पहले इनको बुलवाइए। सर, आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ, आपकी मैंने बात की, अब जवाब दीजिए। बात करिए, क्या चाहते हैं महंगाई पे बात करिए। आप भ्रष्टाचार के फेवर में हटाने की जरूरत नहीं है। आपके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के लिए सड़कों पर बैठे कि नहीं भगाए जाओगे? राजस्थान की जनता को क्या जवाबदारी लगेगी? ठीक है, वहाँ पर अरे क्या बोलोगे अपने बच्चों को? अपने बच्चों को क्या बोलोगे? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सड़क जाम करूंगा, किसके लिए? भ्रष्टाचार के लिए। छावनी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी डर गए थे, अमित शाह डर गए थे। छावनी मुझे आपसे माइक लेना पड़ेगा।
नहीं अपने मुख्यालय जाने का। मुझे प्लीज माइक दीजिए। पाटिल जी, आप लीजिए। मीनाक्षी जी, वो मीनाक्षी बोल रहे हैं, जी, उनका turn है। मीनाक्षी जी, आप इनमें से किसी के पीछे, मेरे पीछे, सर आप इनके मुझे पीछे, सुनिए क्विक एक रिस्पॉन्स सेकंड। दीजिए। ठीक है सर, बहस में समय बर्बाद नहीं, करेंगे। बहस नहीं हो रही आप मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन हुआ, क्या जरूरत थी बीजेपी के टॉप लीडर्स को उस प्रदर्शन को राम मंदिर के आधारशिला रखे जाने से महंगाई जोड़ने को की? लेकर क्या प्रदर्शन, जरूरत थी? महंगाई को लेकर प्रदर्शन तो तब होता जब 11.39% महंगाई थी। मैं आप ये मेरे को पूछ एक रही बात हूँ। बताइए, मैं नहीं, बता रहा हूँ तो ना, बीच काले में- कपड़े बीच से में- जोड़ने की और इन सब बता चीजों रहा से हूँ, जोड़ने की क्या बता रहा हूँ, जरूरत थी बता रहा हूँ, सर? मैं ये बता रहा हूँ, पूछ रही हूँ मैं आपसे। बता रहा हूँ। आप ये बताइए, महंगाई अप भी हुई, हमारी सरकार में 3.3 पे डाउन भी हुई, इनका एक ही एजेंडा था, राम मंदिर नहीं बनने देंगे, 370 नहीं हटने देंगे। तो ये दुख जो है ना, ये दर्द, ये तो महंगाई आपको लग रहा है कि एक साल बाद वो राजीव जी, मना रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री स्ट्रीट सर ये आप भी मानते हैं कि आम जनता इस बात को सुनकर कितना यकीन करेगी आप महंगाई का दर्द तो तब हो एक सकता है पथसभा में जो होता है, जो बोलता है लोग, ठीक है, किस शिवम प्रकार को के माइक वही आप दीजिएगा। खुदा देश के ठीक है, प्रधानमंत्री शिवम, बोल रहा है। बोलिए। मैं सबसे पहले तो टाइम्स नाउ वालों से कहूंगा कि एक उनकी कुर्सी के बीच में कुछ फंसा दीजिए, वरना ऐसा लग रहा था कि वो जेटली जी की तरफ उठकर भाग रहे हैं। सुब्रांश राय, तो भाई ऐसा नहीं करना प्लीज। नहीं, दूसरा ऐसा मैं नहीं एक और होगा, चीज कहना ठीक है। चाहता हूँ कि विपक्ष भाई शांति से बोलो, ये- बदनाम मत करो। शाब्दिक उग्रवाद कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो माइक ही हाथ में लिया है। अमित शाह के घर में तो सर, सिक्योरिटी पे भेज नहीं सकते। सर, अमित शाह के बेटे के पास देवनाथ जी, देवनाथ जी, सारे विरोधियों के एक बीच में सेकंड, एक भेज दो। सेकंड। सर, अभी माइक यहाँ पर भी दीजिए। बदनाम कर रहे सर, हो, माइक दीजिए, लीजिए ना मैडम, कोई माइक बात नहीं, दीजिए सर, लेकिन आप आप बदनाम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है प्लीज सर। देखिए थोड़ा सा ना संभल के करेंगे, लिमिटेड समय होता है। मैं जब आपको माइक दूंगी आप तब बोलिएगा प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। वो अभी देखिए, अभी दो लोगों का एक बार का भी रिमार्क्स नहीं हुआ है। हर्षवर्धन जी और शिवम पहली बार बोल ये रहे हैं, बंगाल please। नहीं है, उत्तर प्रदेश है। गुंडागर्दी करने पर यहाँ बुलडोजर चल जाता है, तो कोई लाभ नहीं है। आप चिल्लाएं इस बात से, भाई, तो मैं सुन माधव लीजिए। देवनाथ- यहाँ पर ये सिर्फ साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। भूतो न भविष्यति, सबके नेताओं में इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है और कभी साथ नहीं आ सकते, और देश ने देखा है। और ये दुर्भाग्य है इस देश का। अब जहां तक इस पीछे वाली तस्वीर पर हम आते हैं, नरेंद्र मोदी जी इस देश के यूपीएससी टॉपर हैं, जो बराबर में है। वो 10वीं फेल है। अगर मैं उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी यूपीएससी टॉपर है। मैं फिर से कहता हूं, अब एक एक करके करते हैं। इन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंटिस्ट। फिर आप बोलिए, आप ही की आवाज, उनकी आवाज नहीं जा अब आप रही एक है। एग्जांपल देता हूं। मैं सब डेटा लेकर आया हूं, रुकिए ना। नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, वेरी वेल, बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार जो है इस देश का सबसे गरीब राज्य है अभी भी। भाजपा 52% कहाँ थी उस लोग समय? वहां पर अभी भी गरीबी रेखा नहीं, से भाजपा नीचे उस समय है। कहाँ छोड़िए, थी? 1 लाख नीति से आयोग ज्यादा की रिक्त रिपोर्ट पद के खाली साथ पड़े हैं। भाजपा छोड़िए, थी। 10 अरे साल कैसा से झूठ कम बोल के रहे हो बच्चे भाई? हैं, 2.5 उस समय लाख भाजपा जो कहाँ आज थी? तक सर, आपके स्कूल पास नहीं आऊंगी ना गए। मैं, सर, छोड़िए, प्लीज सर, नीति प्लीज आयोग सर, का मैडम, ये क्या रुकिए है? अभी। कब really आपको unfair? दूंगी मौका, पहले उनको कमेंट जवाब पर तो देने बोलने का। दीजिए ना, बोलिएगा आप, आपके पास बहुत कुछ होगा। अब इसको आ जाते हैं। गुजरात का पता है आपको प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,53,000। आपको पता है वेस्ट बंगाल का कितना है? 63,000। आपको पता है जस्ट डबल एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है। आपको पता है प्रति व्यक्ति आय क्या था, हेल्थ पर क्या स्टेटस है। आप नहीं बराबरी कर सकते नरेंद्र मोदी जी की कहीं भी। और अब अंत में आता हूं, जहां तक बात सरकारों की है, मैं एक चीज मानता हूं, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज नीतीश कुमार हैं। 2000 में जब उनको एक सेकंड प्लीज। अब इनको पता नहीं होगा, 2000 में उनको 7 दिन सर अभी ओपनिंग रिमार्क्स है। अब मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ, मैं आपके पास जब आऊंगी आप तब बोलेंगे। स्कूल के बच्चे अगर आप नहीं आप कर सर, अगर आप कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं सर, आप मुझे मेरी ड्यूटी नहीं सिखा सकते। मुझे मेरी ड्यूटी आपसे बेहतर पता है। आप अपनी चिंता करिए सर। आप रेगुलर डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, रेगुलर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता सर कार्यक्रम। अगर आपको कार्यक्रम में रहना है सर, तो आप जैसे मैं कहूंगी आप उस तरह से बिहेव करेंगे प्लीज। मैं आपको सर बोलने का मौका दूंगी ना सर। आपने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स आपने दिए थे, आपसे शुरुआत हुई थी कार्यक्रम की। 20 मिनट के बाद उस व्यक्ति का मौका आया बोलने का। ठीक है, प्लीज समझिए, देयर इज अ डिसेंसी। प्लीज कंप्लीट। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही नीतीश कुमार हैं। 2000 में जब उनको 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, वो अटल जी की कैबिनेट में थे। उनको बहुमत स्थापित करना था, साबित करना था, वो नहीं कर पाए। फिर से अटल जी ने, पहले वो रेल मंत्री थे, फिर उनको कृषि मंत्री बनाया। 2005 में शरद यादव जी को और जॉर्ज फर्नांडिस की बात ना सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ चुनाव लड़ा, उनको मुख्यमंत्री बनाया और 3 बार वो उनके साथ रहे। आज अगर नीतीश जी कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी तोड़ना था तो अब से बहुत साल पहले तोड़ देते। इसलिए यूपीएससी टॉपर का 10वीं फेल वालों से कोई बराबरी नहीं है इस देश में। आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा, या फिर यूं कहिए नरेंद्र मोदी जी के अलावा, कोई नेता आपके पास नहीं है। थैंक यू। ठीक है, हर्षवर्धन जी जो उन्होंने बातें यहां पर कही हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी के सपोर्ट से ही जो है बार बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया और एक साथ था जो गलत तरीके से टूटा गया। लेकिन क्या नीतीश कुमार की यह चिंता वाजिब नहीं थी कि जिस तरह से बीजेपी आक्रामक तरीके से अपनी विस्तारवादी रणनीति पर आगे बढ़ रही है, असम का, गोवा का, मणिपुर, तमाम उदाहरण मौजूद हैं। अपने सहयोगियों को, महाराष्ट्र का उदाहरण मौजूद है जहां अपने ही सहयोगियों को पार्टी निगल गई।
तो क्या उनकी ये चिंता वाजिब नहीं थी कि जेडीयू भी उसी खतरे की तरफ बढ़ रही है और आरसीपी सिंह वो खतरा है, कहीं वो एकनाथ शिंदे ना बन जाए बिहार के? क्या ये चिंता वाजिब थी या नहीं? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि अगर किसी भी पार्टी के नेता को ये चिंता होने लगे कि जिसको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, एक ब्यूरोक्रेट हैं आरसीपी सिंह, कोई नेता तो है नहीं, और आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनाते हैं, फिर केंद्रीय मंत्री बनाते हैं, अगर उनसे उनको डर लगने लगता है तो सचमुच नीतीश कुमार के राजनीतिक सोच और उनकी समझ में कुछ समस्या है। क्योंकि दूसरों से वो डरते हैं तो वो तो समझ में आता है, लेकिन अपने ही उस मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं फिर ये बात तो उस दिन नहीं हो सकती थी ना? क्या उद्धव जी को डरना चाहिए एकनाथ शिंदे से? नहीं डरना चाहिए था। अगर उद्धव नेता होते तो एकनाथ शिंदे की राजनीतिक हैसियत नहीं हो सकती थी कि वो इस तरह से इतने 37 विधायकों को तोड़कर चले जाते। और अगर किसी भी पार्टी में किसी भी नेता की शक्ति है तो इसको आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? लोकतंत्र में ठेकेदारी होती है क्या कि एक नेता की पार्टी रहेगी? अगर कल को आरसीपी सिंह इतने ताकतवर हो जाते तो वो होते जनता दल यूनाइटेड, या कोई भी नेता जो होगा वही होगा। और हम तो जिस पार्टी की बात करते हैं, क्या आपको ध्यान में नहीं है कि कौन नेता कब किस पार्टी का रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी जिसकी हम बात करते हैं कितनी बार टूटी, आपको ध्यान में है क्या? उस पार्टी का इतिहास इतनी बार टूट चुकी है कि कांग्रेस का बड़ा से बड़ा नेता उसके टूटे हुए हिस्से को सही सही बता नहीं सकता। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बनने के बाद, A.O. ह्यूम के बनने के बाद 1885 के बाद कितनी बार टूटी है, अगर कोई कांग्रेस नेता बता देगा तो मैं कहता हूं कि राजनीतिक तौर पर उसको मान लूंगा कि बड़ा वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला नेता, बता ही नहीं सकता। और इंदिरा गांधी ने तो इतिहास कायम किया है, पूरी की पूरी पार्टी बदल देती थी, अपने ही राष्ट्रपति को हरवा देती थी, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। इसलिए ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप डिबेट कर रहे हैं कि कौन होगा प्रधानमंत्री, यानी पार्टी के भीतर नीतीश कुमार या उद्धव ठाकरे की ठेकेदारी है कि दूसरा कोई नेता नहीं बन सकता, दूसरा कोई एस्पायर नहीं कर सकता। मुझे लगता है यह बहस वहां की है कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता है क्या? आज की तारीख में कोई नेता नहीं नजर आता। और मुझे लगता है कि अगर कोई लड़ता दिख रहा है तो अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। लेकिन मैं आखिरी बात कहूंगा कि बिना कांग्रेस की धुरी के कोई भी विपक्ष का गठबंधन भाजपा से नहीं लड़ सकता। ठीक है, शुभ्रांश राय, अब मुझे ये बताइए, बिना कांग्रेस के गठबंधन के कोई भी नरेंद्र मोदी के सामने नहीं होगा, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी जिस स्थिति में है, सोनिया गांधी अभी जिस स्थिति में है, वो भी पूरे देश के सामने है। आप मुझे बताइए कि अगर गांधी परिवार से अलग एकजुट विपक्ष किसी दूसरे चेहरे को चुनता है, मसलन ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव, तो क्या मंजूर होगा? नीतीश कुमार, क्या मंजूर होगा गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को? मैडम, सबसे पहले तो यही मंजूर नहीं है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएं तो बीइंग एंकर आप हमारा माइक ले लें, ये मंजूर नहीं है। ठीक है सर, अब आपने ये बात बोली, मैं आपको जवाब दूंगी। सर, कार्यक्रम की एक गरिमा होती है, गरिमा दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से होती है। अगर उस गरिमा का उल्लंघन का दायरा दाहिनी तरफ जब जाता है तो आप चुप क्यों हो जाती है? क्योंकि सर आप चारों के पास माइक नहीं है, दो लोग माइक शेयर कर रहे हैं। अच्छी बात सर, आप इस तरह के छिछले आरोप मेरे ऊपर ना लगाएं तो बेहतर होगा। प्रत्यक्ष है मैडम, अभी आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसमें प्रत्यक्ष है। सर, मुझे पता है, मेरे दिमाग में पूरी रिकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। सर, शुरुआत के 20 मिनट में विपक्ष के नेता बोले हैं और हर्षवर्धन जी और शिवम ने अभी पहले रिएक्शन दिए ओपनिंग रिमार्क्स। तो सर आप ये मुझे गणित ना समझाएं, जो समय मैंने आपको दिया सर, अगर उसमें आप लॉजिकल बात करेंगे ना तो जनता भी सर आपको सुनेगी और समझेगी। सर, मैं आपके छिछले आरोपों को बर्दाश्त नहीं करूंगी, सवाल का जवाब दें। 2024 आने में अभी वक्त है। आज हिंदुस्तान की जनता 1000 रुपए के ऊपर के सिलेंडर पे नरेंद्र मोदी को हाय हाय कर रही है, 100 रुपए लीटर के ऊपर के पेट्रोल पे हाय हाय कर रही है, डबल दूध, महंगाई का जो आलम है, खाने पीने के सामान जो डबल हो गया है, ये सब परसेंटेज के आंकड़ा में नहीं जाते हैं। पॉकेट में 500 रुपया लेकर जाइएगा सब्जी खरीदने और एक हफ्ते की सब्जी आप खरीद कर नहीं ले जाए, उस पर जनता हाय हाय कर रही है। और रही, एक सज्जन ने बड़ा जिक्र किया यूपीएससी टॉपर का, हो सकता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के यूपीएससी टॉपर हो, क्योंकि अगर वाकई यूपीएससी क्वालिफाई किए होते तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो गर्त में जा रही, वहां नहीं जाती। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी प्रचंड शक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के पास है लोकसभा राज्यसभा में, या ये न केन प्रकरण जैसे भी वो अपने राज्यसभा को मैनेज कर लेते हैं, इस पे इनको इतना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां जाए, व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर जाए। अभी ये सज्जन कुछ जीडीपी की बात कर रहे थे, गुजरात राज्य का वित्तीय घाटा 3,08,000 करोड़ रुपए है भैया।
गर्दन भर गुजरात का बच्चा कर्ज में डूबा। ये सब आंकड़ों पे मत बात करिए। बोल लीजिए, बेसिक मैं बात, शांति से सुन रहा हूं, चाहे सब वो जवाब दूंगा, साइकिल सुन वाला लेना। हो, शिवराज जी, चाहे आपके वो पास मेरे सवाल का मोटरसाइकिल वाला, जवाब है। चाहे कार वाला, हर शिवराज कोई जी, महंगाई आपके से पास परेशान है। मेरे सवाल का जवाब है। मेरा सवाल क्या था सर आपसे? नहीं, आप मेरा सवाल बताइए क्या था। मेरा सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल क्या था? मैंने क्या सवाल पूछा था आपसे? आपने सवाल महंगाई पे बात हम कर रहे नहीं, थे। मैंने क्या सवाल पूछा था? महंगाई की, अब तो उन्होंने मैंने क्या सवाल पूछा सर आपसे? मैंने महंगाई क्या पे सवाल चर्चा पूछा? चल रही थी और देश के सर महंगाई पे चर्चा नहीं है। अपने पीछे स्क्रीन पे देखिए किस मुद्दे पर चर्चा है। देखिए चर्चा किस मुद्दे पर है। आपने फोटो ही आप गलत लगाया है। अब बताइए सवाल क्या आपने था? फोटो ही गलत सर लगाया मैंने है। आपसे क्या सवाल जो- पूछा? एक मिनट, मैडम। मैंने आपसे सर क्या सवाल पूछा, मुझे बताइए अभी के अभी। तुष्टीकरण मैंने अच्छी सर आपसे नहीं क्या होती। सवाल पूछा? तुष्टीकरण अच्छी नहीं होती। सर देखिए, आपने पीछे फोटो ही गलत लगाया है। देखिए आप तमाम बातें कह मैंने कहा ना, सकते हैं। आपने पीछे अगर- फोटो ही गलत अगर लगाया आपको है। ये याद है कि मैंने आपसे क्या मैं सवाल क्या पूछा, कह रहा हूं? एक सेकंड, तुष्टीकरण अच्छी एक नहीं है। सेकंड, एक आपने पीछे सेकंड। फोटो ही अगर गलत आपको लगाया ये है। याद है, अगर आप नरेंद्र मोदी जी का 10x10 का फोटो लगा देंगी तो 10x10 के नहीं हो जाएंगे। सर देखिए, अगर आपको ये याद होता, अगर आपको ये याद होता कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है, तो आपको सवाल की संजीदगी पता होती और आपको जवाब की गंभीरता पता होती। मैडम, आपने अपना समय सर बर्बाद कर दिया। कभी आपको ये परेशानी होती है कि आपसे माइक ले लिया, कभी आपको ये परेशानी होती है कि तस्वीर खराब है। लेकिन सर दिक्कत, एक मिनट सुन लीजिए, ये देश, एक मिनट सुनिए, ये देश आपके साथ सर दिक्कत ये है, आपके साथ दिक्कत नहीं, आपके साथ सर दिक्कत ये है कि आप घर से सोच कर आते हैं कि आपको ये बोलना है, लेकिन सवाल क्या पूछा गया वो आपको याद नहीं रहता। ये देश भारतीय हिंदी पट्टी का राज्य बिहार, जहां पर लोकसभा की 40 सीटें आती हैं, आप ये बताइए कि वहां का अंकगणित आप कैसे बैठाएंगे? अगर जेडीयू आरजेडी साथ में है, 2015 में भी आप नहीं उनका सामना कर पाए, और अभी तक भी बिहार में आपके पास कोई चेहरा नहीं है। मजबूरी में आप बड़ी पार्टी थे, आप बड़ी पार्टी थे, लेकिन आप मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं दे पाए नीतीश कुमार के सामने। सर ये तो फैक्ट है। मीनाक्षी जी, हम कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हैं। हम गरीब के साथ संवाद करते हैं, उसको घर देते हैं, उसको छत देते हैं, गरीब उसको को पानी तो कोई देते चेहरा हैं, बताएंगे ना। उसको बिजली देते हैं। नहीं, तो बिहार में भी आप मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। हमें इस गुणा भाग में नहीं पढ़ना, हमें इस गुणा भाग में नहीं पढ़ना। हम जनता से संवाद करते हैं, जनता हमें वोट करती शिवम को है। पास करिएगा। पेट्रोल डीजल ठीक के है। महंगे का दाम कितना है? मीनाक्षी जी, दो बहुत अच्छे दोस्त एक रेस में भाग रहे हैं। अब एक जो दोस्त है वो भागना ही नहीं चाहता, वो धीरे होता जाता है, तो दूसरा भी क्या उसकी वजह से हार जाए क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, ये बार बार कह रहे हैं कि अपने दलों को खा जाते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पार्टी थी, बाला साहेब ठाकरे जब वहां पर हुआ करते थे, उनका एक रुआब था, एक रुतबा था, लोग उनकी बात मानते थे। उनके बेटे आए, वो दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करते हैं, उनकी सीटें घटती हुई चली गई, वो काम नहीं करते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, देवेंद्र फडणवीस है, 24 घंटे काम करते हैं। अब उनकी वजह से क्या काम करना बंद कर दें? एक समय में 125-27 सीटें लेकर नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। 125-27 से 100 से 70, 70 से 47 पर पहुंच गए। आज भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं नहीं थी, आज वो 77 सीटों पर पहुंच गई। अब इसको आप खाना कहेंगे? जब वो अपनी विचारधारा को लेकर दिन रात आगे बढ़ रहे हैं और लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, तो ये आपकी कमी है ना, आप अपनी ताकत बढ़ाइए। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, जिसको आपने सिरे से खारिज कर दिया, वो सवाल ये है जो बार बार उनके सहयोगियों ने लगाया, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे वो अकाली रहे हो, कि आप बात नहीं करते, आप सारे फैसले खुद ले लेते हैं, डिस्कशन नहीं होते, और चीजें जब तब पता चलती हैं जब वो हो जाती हैं। किसी को आप साथ लेके चलेंगे परिवार में, तो डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे ना, एक संवाद की स्थिति होगी ना। परिवार की बात बिल्कुल ठीक है, ये लोग फैसले टॉप से आते हैं और सीधे बता दिए जाते हैं कि फैसला ले लिया गया है, और ये नाराजगी की एक बड़ी वजह है सहयोगियों के बीच। मैडम, परिवार की ताकत, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, बात करके फैसले लेने चाहिए, लेकिन कमजोर हमेशा परिवार की नहीं, एनडीए की बात, एनडीए परिवार ही हुआ। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये एक सच है कि कमजोर हमेशा रोता है, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ताकतवर कौन बना रहा है? जनता बना रही है, क्योंकि ये लोग जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक चीज बताइए, आज तेजस्वी यादव ताकतवर साबित हुए ना, उन्होंने तोड़ दी सरकार, ये क्यों नहीं कर लेते ऐसा? ताकतवर बने, जनता से जुड़े और कर ले। मुझे आप ये बताइए, कल ही की तस्वीर थी, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, बैठ के बात करिए सर, बैठ के बात करिए। अनुव्रता मंडल गिरफ्तार तो क्या 100 मीटर की रनिंग थोड़ी ना करेंगे आपके? अनुव्रता मंडल की पेशी होती है, जूते चप्पल दिखाई देते हैं, चोर चोर के वहां पर नारे लगते हैं। कुछ देर पहले यहां पर भी लग रहे थे, लेकिन चोर चोर के वहां पर नारे लगते हैं। ये बात सिर्फ पार्थो चैटर्जी या मंडल तक सीमित नहीं है, ये सवाल ममता बनर्जी की इंडिविजुअल साख के लिए भी है। और मैं तो ये कह रही हूं, दीदी सूती साड़ी पहनकर चलती हैं, हवाई चप्पल पहनकर चलती हैं, ईमानदारी को लेकर सख्त प्रशासक के रूप में उनकी छवि है, लेकिन ये बताइए कि उनके करीबियों के पास से जिस तरह से अकूत संपत्ति और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी 2024 के लिए एक बड़ा चेहरा होंगी और उनके चेहरे पर सब आ जाएंगे, कैसे होगा? पार्थो चैटर्जी घर से कुछ मिला? अर्पिता मुखर्जी कौन है? कौन है? कौन है आप बताइए।
कौन है, कौन क्या है, मैं है, तो आपसे बताइए ना। पूछूं। मैं आपके पास आप बताइए कौन अर्पिता है? की LIC पर नॉमिनी क्यों है हो पार्थो सकता है, चैटर्जी? हो सकता क्यों है। नॉमिनी है पार्थो देखिए, चैटर्जी? अरे सुनिए, कैसे हो सुनिए, सकता है? सुनिए, क्या सुनिए, रिश्ता है सर? एक मिनट, रिश्ता एक क्या? मिनट बताइए, सुनिए, चलिए एक आप मिनट सुनिए। बताइए। पहले बता देता हूं, पार्थो चैटर्जी को पार्टी से सस्पेंड किया गया, दीदी ने मंत्री पद से उनको रिलीव कर दिया। उसके बाद भी फिर आंसर दे रहा हूं, उसके बाद फिर भी मैं आंसर दे रहा हूं। अभी तक 2 3 4 डीड और 1 2 4 की LIC उसके पास से नॉमिनी के बहुत साथ अच्छी मिला बात है जिस तरह से आप इस मुद्दे को जितना छोटा और बौना बना के दिखा रहे हैं। के घर से अभी तक कुछ नहीं मिला। सर देखिए, नेता टीवी चैनल की डिबेट में बैठ के तय नहीं होते, नेता वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मीटिंगें होंगी, अभी दौर चलेंगे विचार विमर्श के, और निश्चित तौर पर आपको नेता मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने, शिवम भाई ने बिल्कुल 3-4 बातें बहुत ही गलत कही, और उसको आपने उनको बिल्कुल नहीं रोका और ना उसका खंडन किया। ये कह रहे हैं कि मोदी जी UPSC टॉपर हैं। बड़े आश्चर्य की बात, इतना सफेद झूठ, जिस आदमी की डिग्री का आज तक पता नहीं है, UPSC टॉपर, और नीतीश कुमार को हाई स्कूल फेल बता रहे हैं। से नहीं बोला सर, तथ्यात्मक रूप से नहीं बोला है सर, समझा। उन्होंने क्या कहा? बार-बार ये कहा है, सुनिए। सीनियर लीडर है सर मीनाक्षी जी, भाटी जी, आप इतने सीनियर लीडर है सर, मैं कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं करूंगी देखिए, सर। सुनिए, ठीक है, शुभ्रांश यहाँ पे चीख के बोल रहे हैं या बादल देवनाथ बीच में बोल रहे हैं सर। मैं आपको, आप मेरे से उम्र में सर बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभव में आप बड़े हैं सर। मैं आपसे कम से कम उम्मीद करूंगी कि आप बड़ी पिक्चर पे बात करेंगे। सर ये आपको भी पता है कि उन्होंने किस सेंस में बोला है सर। ठीक है, अरे यार, मेरा नंबर है, आप क्यों बोलेंगे बीच में? तो शक है इनको, लेकिन बाकी सारे 10वीं फेल है, इस बात पे कोई शक नहीं है इनको। ठीक है सर, आप कंप्लीट करिए। मैंने मान सर, लिया complete कि करिए, ठीक है। उन्होंने वक्रोक्ति में कहा, उन्होंने व्यंजना में कहा, वे समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, प्रोफेसर साहब समझ जाएंगे। क्या आपके सारे जो श्रोता देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, समझ जाएंगे सर। क्या वो इतने साहित्यिक हैं, इतने बड़े साहित्यकार हैं कि मुहावरा सर आप क्या बात कर रहे हैं? हंसने की बात नहीं है, मैं गंभीर बात कर। सर आप क्या बात कर रहे हैं? सर आप मुझे एक बात बताइए, मुझे पहले कहने दीजिए, आप तब पूछना। आप सर आप पहले ये मुझे बताइए, कहने आप कह रहे हैं जनता कैसे समझेगी? मुझे पहले कहने तो दीजिए, मीनाक्षी जी, जो गलत जनता इस देश के ये मुख्यमंत्री गलत और है, प्रधानमंत्री को चुन रही है, आप ये कह रहे हैं कि उसको एक लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं सर? प्लीज सर कंप्लीट करिए। ठीक है सर, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए हर्षवर्धन जी और 3 बार अभिषेक जी के उन्होंने पास जाऊंगी। 3 बार ये बोला है कि मोदी जी UPSC टॉपर हैं, नीतीश कुमार हाई स्कूल फेल हैं, नहीं, नीतीश कुमार 10वीं ने कहा, फेल मैंने हैं। तो अखिलेश यादव को ये भी लिया उसमें। साहित्य में कौन सा मुहावरा है? खाली नीतीश कुमार जी को क्यों कह रहे ठीक है हैं? सर, आप कंप्लीट नीतीश कुमार आपने नाम लिया, अखिलेश यादव जी को भी कहा है। कुमार इंजीनियरिंग के राजनीतिक ग्रेजुएट हैं, सर नीतीश कुमार जी का नाम ग्रेजुएट इंजीनियर हैं। बाकी नेता 10वीं फेल। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए थे तो रोजाना भाषण में कहते थे, हम गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, हमने फ्री सिलेंडर दिए हैं, हम फ्री शौचालय दे रहे हैं, हम किसानों को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। आज वो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटी जाएंगी। इसका जवाब गरीब जनता चुनाव में लेगी। ठीक है सर, वो कंप्लीट गरीब जनता इसका चुनाव में जवाब लेगी। और जो इन्होंने एक जो तानाशाही पूर्ण सत्ता चलाई है कि विपक्ष में जो आवाज उठाता है उसके घर ईडी का छापा, CBI का छापा। अभिदेश जी ठीक है, अब मैं डिटेल नहीं करूंगी मामले को। ठीक है सर, कोई नहीं बोलेगा। आपने कही दी सर क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, आप कंप्लीट चुनाव करिए। अब हाँ, एक बार बोला था, दूसरी बार क्लोजिंग है। एक ओपनिंग था, एक क्लोजिंग था, बीच में तो मैं कहीं आया नहीं। बात यह है, बड़ी साफ सी बात है, आपने खुद कह दिया कि किसान आंदोलन के बाद ही वो चुनाव हुआ था जिसमें अखिलेश यादव वापस से सत्ता में नहीं आ पाए। पिछले एक सीट पे पहुंच गए। मीनाक्षी जी, अगर आपने इनको बीच में बोलने देना तो दूसरी बात ये कि आपने बार बार एक बात कही, मैं मुद्दे पे ही बात करूंगा कि पूरी हिंदी पट्टी में, आप पूरी हिंदी पट्टी में बताइए कि कौन सा, किस दल के साथ था इस JDU के अलावा भाजपा का? शिवसेना को कब साथ छोड़ा? जब शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ थी, अपनी दल नहीं थी, NDA की पार्ट नहीं थी वो, तब शिवसेना अलग हुए। एक पूरे आप हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़ दीजिए, बाकी पूरी हिंदी पट्टी में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है या कोई क्षेत्रीय दल है। इसलिए किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा, शिवसेना को भी नहीं छोड़ा, JDU ने खुद छोड़ा। सर चुनौती तो है ना, लेकिन ये तो मानेंगे कोई चुनौती नहीं है ना, कहीं है ही नहीं ना चुनौती। हो तो कोई सारे बीजेपी विधानसभा इलेक्शन 5 मैं कह रहा हूँ 5 इलेक्शन अभी हुए तो 5 राज्यों में, 5 राज्यों में हुए ना, एक पंजाब को छोड़ करके बाकी कहाँ है बता दीजिए? कौन सा विपक्षी दल था, कहां आए? गोवा, उत्तराखंड नहीं आए ना, नहीं आए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये भाजपा के लिए बहुत ज्यादा सूट करता है कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर के एक व्यक्ति को सामने लाए।
10 सिरों वाले से लड़ने से बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए तो बहुत आसान काम हो जाएगा भाजपा के लिए, और इसके बावजूद वो आ नहीं पाएगा विपक्ष एक साथ। हर्षवर्धन जी, अब देखिए तमाम तरह की बातें यहाँ पर अभिजीत जी कह रहे हैं, लेकिन सर आप भी ये बात समझते हैं कि लोकसभा चुनाव की तुलना विधानसभा के नतीजों से तो नहीं हो सकती है। वहां के इक्वेशन और लोकसभा के इक्वेशन तो बहुत अलग है। इस लिहाज से आज के दौर में जबकि ये माना जाता है कि छोटे छोटे दलों को साथ मिलाकर आपकी क्षेत्र विशेषों में आपकी ताकत बढ़ जाती है, क्या भाजपा वहां पर चूक नहीं रही है और क्या ये चिंतन का समय नहीं है? देखिए मीनाक्षी जी, ये कितना चिंतन का समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो नीतीश जी के एक बयान से समझ में आ जाएगा। नीतीश जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2014 में जो आए थे वो 2024 तक रहेंगे, ऐसा आप लोग मत मानिए, आप लोग कहिए। वो मीडिया से कह रहे थे कि आप लोग कहिए, ये बात करिए। और ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो पिछले करीब 2 दशक होने जा रहे हैं, 1.5 दशक से ज़्यादा हो चुका है, करीब 2 दशक होने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट विपक्ष का ये है, मुद्दा, नेता, नीति, और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जनता के भरोसे पर नहीं जा रहे हैं। अब आप अगर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मुश्किल है, निश्चित तौर पर मुश्किल है। अगर बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट होगा। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो अखिलेश जी के साथ सहयोगी थे। और मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि जो तथाकथित किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन को कहा गया था कि हमने पिच तैयार कर दी है। योगेंद्र यादव ने कहा था अखिलेश यादव खेल नहीं पाए तो हम क्या करें। अपने बूते सत्ता हासिल की जाती है, दूसरों के अराजक आंदोलन के जरिए आज तक किसी को सत्ता नहीं मिली है तो क्षण भंगुर रही है। इस लिहाज से मोदी के सामने 24 में बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। भाजपा को और अपने आप को दुरुस्त करना होगा क्योंकि बिहार की चुनौती बड़ी है। चलिए जाते जाते एक सवाल आपसे और, 2024 से पहले नीतीश कुमार क्या वापस लौट सकते हैं या फिर उसी खेमे में लड़ेंगे और विपक्ष के उम्मीदवार होंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। मेरा ये बहुत मतलब गंभीर तौर पर मानना है कि नीतीश जी 6 महीने के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तेजस्वी यादव के साथ असहज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अभी वो जितना अपमान महसूस कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा निरंतर झेलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बिहार में जो सियासी खेला हुआ है इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवसर भी हैं, चुनौतियां भी हैं। 2024 की लड़ाई बड़ी है। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की ताकत है और हम सब उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन अपने छोटे छोटे हितों को क्या विपक्ष बीजेपी के खिलाफ साध पाएगा और एकजुट होकर आ पाएगा? इसका जवाब भविष्य में ही छिपा है। ऊंट किस करवट बैठेगा देखना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, चर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।